हे एवरीवन, क्लासिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ अपनी पहली कहानी वसीयत के दूसरे भाग के साथ में। पहले भाग में आपने पढ़ा या सुना कि बनारस के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति आचार्य चूड़ामणि जी का निधन हो जाता है और वो अपनी एक वसीयत छोड़ के जाते हैं। उनकी वसीयत में क्या था, किस तरह उनके परिवार वाले उस पर रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार था सुनना। तो आप इसका पूरा अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू। तो बाकी की कहानी स्टार्ट करते हैं। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही वह सब कर रही है, और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है, लेकिन मृत्यु की छाया उसके सर पर मंडराती ही रहती है, और इसलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है। पास में पैसा नहीं। अगर वह मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं 1.5 लाख रुपयों की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 8% की दर से 12,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 1,000 रुपया महीना होगा। एकाएक सौदामिनी किलक उठी। धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय ही स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जयनारायण तिवारी को गले से लगाया। भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप ही की वजह से उस खबीज बूढ़े से 1.5 लाख रुपए की रकम हाथ लगी। मैंने संजीवन पांडे को डांटा। तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य पूज्य आचार्य को खबीज बूढ़ा कह रहे हो? अच्छा, मैं 8वां अनुच्छेद पढ़ता हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र राज ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम फिर कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आडंबर के अपना पेशा नहीं चला पा रहा है। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड में जगतपति मिश्र को देता हूँ, और 1,000 रुपये की रकम के साथ जिससे अपना एक साइन बोर्ड बनवा ले, एक टेलीफोन लगवा ले और अपने पेशे योग्य पीताम्बर आदि वस्त्र खरीद ले। जगतपति मिश्र ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही? उत्तर नीलमणि ने दिया। पहले हैसियत बना लो, फिर लखनऊ आना, वहाँ ज्योतिषियों की बड़ी पूछ है, हम तुम्हें काफ़ी रकम पैदा करा देंगे। मुझे डांटना पड़ा। यह सब बातें बाद में, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। हाँ, तो 9वां अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्रीपति मिश्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वह राजनीति में आ गया, और राजनीतिक नेताओं की चमचागिरी करके वह खाने पीने भर के लिए झटक लेता है। लेकिन उसे केवल इतने से संतोष नहीं कर लेना चाहिए, उसे स्वयं एमएलए या मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक चुनाव में 50-60 हज़ार रुपयों का खर्च है। मैं श्रीपति मिश्र के लिए 50,000 रुपयों की व्यवस्था करता हूँ ताकि वह अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर श्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बहुत बड़ा नेता बन सकेगा। हर्षातिरेक से उमड़ते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रीपति ने कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया है वह सरासर अपने भ्रम के कारण, लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैंने अब 10वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपति मिश्र का आदर करता हूँ। विनम्र, शिष्ट, अध्यवसायी और पंडित। अपने अथक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य बन सका है। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिसकी जिल्दें बनवाकर वह मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर दे। इसी मकान में वह आकर रहे भी और जसोदा की देखभाल भी करे। जसोदा की मृत्यु के बाद इस मकान के नीचे खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर जसोदा लोकपति के साथ न रहना चाहे तो अपने पुत्रों पुत्रियों के साथ या कहीं दूसरी जगह रह सकती है। ऐसी हालत में जसोदा के जीवन काल में ही इस मकान के नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व हो जाएगा। पुस्तकों की जिल्दें जल्दी बंधवाने के लिए तथा रैक खरीदने के लिए मैं 2,000 रुपयों की व्यवस्था करता हूँ। लोकपति ने भूमि पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश शिरोधार्य है, लेकिन जिल्द बंधाई और रैकों के खरीदने के लिए रकम बहुत कम है। तभी मुझे लालमणि की आवाज़ सुनाई दी।
इसमें 1000-2000 और जो लगे मुझसे ले लेना। 11वां अनुच्छेद इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ति के साथ मेरी सेवा करता रहा। भोजन यह मेरे यहाँ करता था, वस्त्र यह मेरे पहनता था, अपनी तनख्वाह पूरी की पूरी अपने घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी बुधई को दिए जाएं। भंडार घर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है वह सब भी बुधई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपये देकर इसे भी विदा कर दिया जाए। यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुधई को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जसोदा देवी ने कड़क कर बुधई से पूछा, कितना सामान है भंडार में? बुधई ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टीन घी और 2 कनस्तर सत्तू हैं। दालें भी थोड़ी थोड़ी ही हैं। जसोदा देवी ने कहा, तेरे ही के दिन जो भोज होगा या अनाज उसमें काम आएगा, बुधई को कैसे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा। भोज का प्रबंध लालमणि को करना पड़ेगा, जिन्हें इसके लिए 50,000 की रकम मिली है। लालमणि अगर चाहें तो यह अनाज बुधई से बाजार के भाव खरीद ले। लालमणि ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत का शेषांश पढ़िए। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 11 लाख रुपयों की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह 11 लाख की रकम पिछले अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर यह रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा, तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत के में निर्धारित राशियां बांट दी जाए और जो बचे बराबर बराबर भागों में लालमणि और नीलमणि में वितरित हो जाए। मैंने कुछ रुककर कहा, वसीयत समाप्त हो गई है, केवल एक फुटनोट है मेरे लिए अलग से, अगर आप कहें तो उसे भी पढ़ दूं? सब लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ, उसे भी पढ़ दीजिए। फुटनोट इस प्रकार था। मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है जो अदालत में मौजूद है। तो जनार्दन, तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर कराकर अदालत में तत्काल जमा कर देना। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे। तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा है। न तुमने सौरल पढ़ा है, न चारवाक का दर्शन पढ़ा है। एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रहे हो। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं निसंकोच कहता हूँ कि तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लौटना तो बुधई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ। अदालत खुल गई होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यह वसीयत वहाँ जमा करके वापस लौटता हूँ। अदालत में अधिक समय नहीं लगा। 12 बजे मैं लौट आया। बुधई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया। लंका से 80 घाट अधिक दूर नहीं है जहाँ मेरा मकान है। पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल ही चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न और इतनी स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे, मैंने पहले कभी कल्पना न की थी। इस पर मैं सोचता मगन भाव से चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल साफ आवाज़, और मैंने अनुभव किया कि आवाज़ तोते के पिंजरे से आई थी। इस आवाज़ को सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वे बेहद नाराज़ थे, जिन्हें वे गालियाँ देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक पैसे की भी व्यवस्था ना की। आज मुझे आचार्य चूड़ामणि पर कुछ झुंझलाहट होने लगी। उस झुंझलाहट के मूड में मैं तेज़ी से डग बढ़कर चलने लगा। तभी मुझे पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज़, जैसे आचार्य चूड़ामणि स्वयं बोल रहे हों। तो आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। 80 घाट सामने दिख रहा था कि मुझे फिर से सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे और मुझे लगा कि आचार्य चूड़ामणि अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखाकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरे अंदर वाला वेदांती न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तेज़ी से अपने घर की ओर न मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा। तभी पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ।
सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने आचमन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इससे मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने घर की ओर चलने को उद्यत ही हुआ कि गंगाराम बोल उठा, तुम बुद्धू हो, जैसे मेरे सिर से पैर तक ना आग लग गई हो। पिंजरे की मैंने खिड़की खोलते हुए कहा, मैं बुद्धू हूँ या मैं मानने से इनकार करता हूँ? हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिंजरे से उड़ गया और मैं घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, ये था मेरी कहानी वसीयत का दूसरा भाग और आखिरी भाग। आप मुझे बताएं आपको कहानी कैसी लगी सुनकर, और अगर आप अगली कोई कहानी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें सबके साथ में। जो लोग कहानियाँ सुनना चाहते हैं और सुन नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए बहुत काम आएगा। और जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपनी दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू।